नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एड्यूजपटीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने भारतीय संसद के बारे में देखा, संसद के विभिन्न नामों के बारे में देखा, संसद के गठन के बारे में देखा और उसके बाद हमने राज्यसभा के गठन, उसके संरचना, अवधि और उसके सदस्यों की योग्यता के बारे में हमने चर्चा करी। आज हम भारतीय संसद के अंदर लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा की संरचना कैसी है, लोकसभा में किन किन को आरक्षण है, लोकसभा में निर्वाचन किस रीति से होता है, लोकसभा की अवधि क्या है और उसके सदस्यों की योग्यता क्या है, और उसके बाद हम उसके कुछ प्रमुख पदाधिकारी आज के इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, एक बार कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, वीडियो देखने से पहले अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरे इस कंटेंट की, इस क्लास वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल एड्यूजपटीच, जो आपको ये नाम दिख रहा है, इस पर आप टेलीग्राम पे जाकर ये नाम सर्च करें और आपको एड्यूजपटीच नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको प्रत्येक वीडियो उसका सीक्वेंस मिलेगा और प्रत्येक वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर गवाए हम शुरू करते हैं आज लोकसभा के बारे में। तो पहला आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले विद्यार्थियों, लोकसभा, लोक सभा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? लोक सभा। ठीक, लोकसभा। लोकसभा में हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि लोकसभा, इसे किन नामों से जाना जाता है। लोकसभा को पूर्व में क्या कहते थे, इसका नाम लोकसभा कब पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो पहले हम इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्या नाम है इसका? हाउस ऑफ पीपल। ठीक, दूसरा सदन इसको कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन। उसके बाद इसको कहा जाता है जनता का सदन। उसके बाद इसको कहा जाता है आपके लोकप्रिय सदन। इस प्रकार से हमने देखा, जो आपके सामने लोकसभा है, इसको 4-5 नामों से जाना जाता है। इसको कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, इसे कहा जाता है निम्न सदन, इसे कहा जाता है जनता का सदन और इसे कहा जाता है लोकप्रिय सदन। तो दोस्तों, तो विद्यार्थियों, हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है जहां पर जनता जाकर शासन करती है। निम्न सदन, जिसका जुड़ाव निम्न स्तर पर जनता से होता है। जनता का सदन, इसमें मुखिया कौन होती है? जनता होती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि वहां पर शासन का कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद आता है लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इसका जुड़ाव जनता के साथ है, तो जनता में ज्यादा लोकप्रिय होता है। अब अगली बात आती है लोकसभा। इसका नाम लोकसभा कब पड़ा? तो 1954 में इसका नामकरण पड़ा, जो हमने संसद की संरचना के अंदर, संसद के गठन के अंदर देखा था। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लोकसभा की संरचना क्या है, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य और संविधान में कितने सदस्यों का वर्णन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी संरचना। अगला आएगा आपके लोकसभा की संरचना। अब लोकसभा की संरचना में हम क्या देखेंगे? लोकसभा की संरचना के अंदर हम देखेंगे इसमें कितने सदस्य हैं और वो किस प्रकार से हैं और कहां कहां से आते हैं, वह सारा हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि लोकसभा में इसकी संरचना का उल्लेख कहां मिलता है। तो संविधान के अनुच्छेद 81 के अंदर। कौन सा अनुच्छेद है? 80 के अंदर राज्यसभा है और 81 के अंदर आपकी लोकसभा की संरचना का वर्णन मिलता है। तो आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है, इसका वर्णन, संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा की संरचना का वर्णन कहां मिलता है? अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 में। अब आता है इसकी संरचना क्या है। तो लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य,
ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित है। कितनी सदस्य संख्या है? 552। इन 552 में से 550 निर्वाचित सदस्य होंगे और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इसका विभाजन कैसे किया गया है। इसका विभाजन है 550 ये होंगे आपके निर्वाचित और इसमें 2 सदस्य आपके क्या होंगे? ये होंगे आपके मनोनीत। और मनोनीत किससे होंगे? ये होंगे आपके आंग्ल भारतीय समुदाय से। और यह व्यवस्था 2019 से भारत में समाप्त कर दी गई है। 2019 के बाद कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया गया, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन होता है और उस संशोधन के द्वारा इस मनोनयन को क्या कर दिया गया है? वर्तमान में यह नहीं पाया जाता। अब आता है ये 550 सदस्य, इसका डिवाइडेशन कैसे है? तो इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है आपके राज्यों से कितने आएंगे? राज्य। दूसरा आता है संघ शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र। तो राज्यों से 530 सदस्य आते हैं और संघ शासित प्रदेशों से 20 मेंबर चुनकर आएंगे। ये अपने अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? आप देखेंगे वर्तमान में सदस्यों का क्या ढांचा देखने को मिलता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्तमान सदस्य कितने हैं लोकसभा में? तो हम देखते हैं वर्तमान में अपने लोकसभा में 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 543। और ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके निर्वाचित मेंबर हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य आते हैं? तो एक भी सदस्य मनोनयन के आधार पर नहीं आता, बल्कि 543 के 43 ये सारे के सारे मेंबर जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। अब इसका डिवाइडेशन हम पहले 2 भागों में करते हैं कि कितने राज्यों से आएंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका डिवाइडेशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं संघ शासित क्षेत्र। राज्यों से आते हैं आपके 524 सदस्य। कितने सदस्य? 524। और 524 और 19 ये 19 सदस्य आपके आते हैं। संघ शासित क्षेत्रों से 19 सदस्य चुनकर आते हैं। अब हमें देखना है कि सर्वाधिक कहां से आते हैं। राजस्थान से कितने आते हैं और केंद्र शासित में सर्वाधिक कहां कहां से आते हैं, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 524 जो आपके राज्यों के सदस्य हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर्वाधिक सदस्य कहां से चुनकर आते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य को अलॉट की गई है। तो लोकसभा में सर्वाधिक आप सीटें देखिए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। तो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं सर्वाधिक सीटें, ये कहां पर हम देखेंगे, राज्यों में। 5 राज्यों के नाम देखने राज्य, ठीक है। पहला आता है आपके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से हम देखते हैं, हमने देखा कि 80 सदस्य चुनकर आते उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला नंबर 2 आएगा आपके महाराष्ट्र। तो दूसरे पायदान पर लोकसभा में महाराष्ट्र के सदस्य आते हैं। महाराष्ट्र से आपके 48 सदस्य महाराष्ट्र से चुनकर आते हैं। नंबर तीसरे आते हैं आपके पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल, आपके पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से कितने लोग चुनकर आते हैं, तो पश्चिम बंगाल से आपके 42 कितने आते हैं, 42 सदस्य चुनकर आते हैं। नंबर 4 देखते हैं हम, तो आता है आपके बिहार। बिहार से आपके आते हैं 40 यानी 40 मेंबर चुनकर आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के आधे कहां से आते हैं, बिहार से। और नंबर 5 पे आता है आपके तमिलनाडु, और तमिलनाडु से 39 यानी 39 सदस्य आपके तमिलनाडु से लोकसभा में चुनकर आते हैं। ये मैंने आपको राज्य बता दी, एक बार वापस देख लें। तमिलनाडु से कितने मेंबर आते हैं, 39 सदस्य, ठीक। अब बात आती है हमारे राजस्थान से कुल कितने मेंबर लोकसभा में जाते हैं। तो राजस्थान की बात करें
राजस्थान से 25 सदस्य, कितने सदस्य विद्यार्थियों? राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सदस्य, 25 लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान से 25 मेंबर। अब बात करते हैं सर्वाधिक सीटें केंद्र शासित प्रदेश, 2 राज्यों की बात करेंगे। अब हम देखते हैं सर्वाधिक सीटें कहां पर देखेंगे हम? संघ शासित प्रदेश। कहां से? संघ शासित प्रदेश। तो इसके नंबर फर्स्ट पे आएगा आपके दिल्ली। दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें हैं, दिल्ली से 7। और नंबर 2 पे हमें देखनी है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 आपको नाम ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर से आपके 5 मेंबर चुनकर आते। ये हो गया लोकसभा में सीटों का बंटवारा, सर्वाधिक कहां पर पाए जाते। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो लोकसभा है इसमें जो ये सदस्य हमने अभी पढ़े, इन सदस्यों में से क्या इनको आरक्षण दिया गया है? आरक्षण कौन से समुदाय को दिया? अगर दिया गया है तो वे कौन से समुदाय है जिनको लोकसभा के अंदर आरक्षण? देखिए राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता है, लेकिन लोकसभा के अंदर 2 वर्गों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है, जो हर 10 साल में रिन्यू होता है। और अब वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एससी और एसटी का आरक्षण 2030 के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब आरक्षण में कितनी सीटें हैं? तो एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए कितनी होगी? तो 47 सीटें, 47 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो हम देखते हैं सीटों का आरक्षण। लोकसभा की सीटों का आरक्षण। लोकसभा सीटों के लिए आरक्षण। ठीक है, आरक्षण कौन से वर्गों को दिया है? 2 वर्ग आपको ध्यान रखने हैं। पहला वर्ग है आपके अनुसूचित जाति और दूसरा है आपके अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति एससी को कितना आरक्षण है, ये बात करते हैं हम एससी की। एससी को आरक्षण भारत में 84 सीटों पर एससी को आरक्षण है। कितनी सीटों पर? 84 सीटों पर। और एसटी को आरक्षण, एसटी का आरक्षण है आपके भारत में 47 सीटों पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान की। राजस्थान में कितना आरक्षण है? तो बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 सीटें एससी के लिए और 3 सीटें एससी के लिए। ये कहां पर है? आपके राजस्थान में। ठीक है ना, ये भी आपके राजस्थान में एससी और एसटी को आरक्षण लोकसभा में दिया गया। राजस्थान की 25 सीटों में से 7 सीटें एसटी और एससी के लिए आरक्षित है और 18 सीटें सामान्य से लड़ी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने मैंने पूरा का पूरा आपको लोकसभा में संरचना का पूरा वर्तमान का ब्यौरा बता दिया। इनमें से कोई भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन। अब लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, इसके सदस्य कौन सी रीति से चुने जाते हैं, किस प्रकार से मत होता है, वो सारा का सारा देखेंगे। तो अगली आती है लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन। ठीक है, अब निर्वाचन कैसे होता है, कौन सी रीति के द्वारा होता है, निर्वाचन कौन करता है, वो सारा देखेंगे। तो लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। तो पहली बात हमें ध्यान क्या रखनी है इसमें, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से। प्रत्यक्ष रीति का मतलब होता है जनता खुद इसका चयन करती है, वोट देने जाती है। पहली बात। अगला आता है
कैसे होती, जनता कैसे करती, वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो लोकसभा के सदस्यों का चयन जनता द्वारा कैसे होता है, वयस्क मताधिकार के प्रयोग से, वयस्क मताधिकार का प्रयोग। अब बात आता है वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होगा, यानी 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति उसे मत देने का अधिकार है। देखिए विद्यार्थियों, 61वां संविधान संशोधन 1989 से पहले आपके ये आयु क्या थी, ये आयु थी 21 साल। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी सरकार ने आपके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। इसीलिए 1989 के बाद से मताधिकार की आयु क्या है, 18 वर्ष आयु। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है, इसका हो गया। अब आता है कौन सी रीति से होता है, तो सदस्यों का चयन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली द्वारा होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या होती है, इसका मतलब होता है जिसको सर्वाधिक वोट मिलेंगे वही जीतेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 50% प्लस 1 प्राप्त करना, जो जीता वही सेकंड है, जिसके ज्यादा मत, अगर अन्यों से आपका एक वोट भी ज्यादा है तो आप अन्य उम्मीदवारों से विजयी प्राप्त हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब देखेंगे आप, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजय होता है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजय होता है। अब उसके बाद क्या आता है कि इनका मत खुला होता है या गुप्त होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का मतदान गुप्त रूप से होता है। आप देखेंगे कि जब आप मत देने जाओगे, 18 साल जिसकी उम्र पूरी हुई है, आपने देखा होगा पूरा वो जहां पर आप ईवीएम मशीन लगी होती है पूरा गुप्त होता है। आपके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता कि आपने किस व्यक्ति को वोट दिया। तो कैसे तरीका कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है। बस ये हो गया लोकसभा का निर्वाचन। हम ऐसे देखेंगे रीति कौन सी है, आपको ध्यान रखना है। सवाल आएगा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन सी रीति के द्वारा होता है, सर्वाधिक मत प्राप्त विजय या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसका मताधिकार देने का अधिकार किसको है, वयस्क मताधिकार है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है और गुप्त मतदान रीति है। अब अगला हम देखेंगे लोकसभा की अवधि। नेक्स्ट आएगा लोकसभा की अवधि। लोक सभा की अवधि। लोकसभा की अवधि। अब अवधि में क्या देखेंगे कि इसका समय कितना होता है, कैसे भंग होती है, क्या ये जीवन पर्यंत रहती है, जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, स्थायी सदन, ये एक अस्थायी सदन होता है। कैसे होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को राष्ट्रपति किसी भी समय भंग कर सकता है, इसलिए यह एक प्रकार का अस्थायी सदन होता है। तो पहली बात इसकी अवधि कितनी होती है, तो लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन से
5 वर्ष तक होती है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, लोकसभा का कार्यकाल चुनाव से नहीं होता है। जब चुनाव होने के बाद सारे सदस्य चुन लिए जाते हैं और इसका पहला अधिवेशन, पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से लगाकर 5 वर्ष समाप्त होते हैं, लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, फिर वो कार्य में नहीं रहती। उसके बाद आता है, लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी भी समय भंग कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक अस्थायी सदन होता है। तो दूसरी बात, यह एक अस्थायी सदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे किसी भी वक्त भंग कर सकता है। तो लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। उसके बाद आता है कि क्या इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती? भंग तो हो गया, यानी मतलब लोकसभा को समय से पहले भंग, स्टेटमेंट आ जाए कि लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे समय से पहले, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। इसका मतलब लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसको समय से पहले भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। अब आता है कि क्या इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है, वह उद्घोषणा कैसे? युद्ध के आधार पर। ऐसा नहीं आंतरिक अशांति या देश के अंदर व्यवस्था बिगड़ी उसके आधार पर नहीं। अगर देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए विद्यार्थियों, 1975-76 में एक बार अवधि बढ़ाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो उस दरमियान 1 वर्ष की लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई थी। फिर उसके बाद इसमें एक संविधान का संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें लोकसभा की अवधि को 6 वर्ष किया गया, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वापस लोकसभा की अवधि कितनी कर दी? 5 वर्ष इसका कार्यकाल कर दिया। तो अगली बात क्या आएगी? राष्ट्रीय आपात की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल को समय से पहले वापस ले लिया, लोकसभा की अवधि बढ़ा दी है लेकिन आपातकाल को खत्म कर दिया है, तो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक लोकसभा की अवधि बढ़ी रहेगी। उसके बाद लोकसभा विघटित हो जाएगी। 6 माह से अधिक आपातकाल खत्म होने के 6 माह के अधिक आप ये 1 वर्ष को लागू नहीं रख सकते। तो अगली बात क्या ध्यान रखनी है आपको? आपात उद्घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक अवधि नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब
क्या इसका कार्यकाल कब बढ़ाया गया, कब घटाया गया? तो मैं आपको केवल बता देता हूं कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। दूसरी बात, वापस मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः 6 वर्ष से कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल किया गया। आपको ये फैक्ट याद रखना है, लिखने की आवश्यकता, आप लिखे तो पहले नोट कर दे, लेकिन सीईटी के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं सदस्यों की योग्यता। नेक्स्ट आएगा लोकसभा सदस्यों की योग्यता। ठीक है, अब योग्यता क्या है लोकसभा के सदस्यों की, तो वो आपको ध्यान रखनी है। सब इसमें केवल आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी, ज्यादा कुछ है नहीं। पहली बात क्या है, भारत का नागरिक हो, जो चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। पहली बात, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या होगी, आयु कितनी होनी चाहिए, तो भाई राज्यसभा के सदस्य की आयु क्या थी, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, 25 वर्ष आयु प्राप्त कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगली बात, संसद द्वारा निर्धारित अर्हता पूरी करता हो। बस आपको ध्यान रखना है, ये 3 योग्यता है जो हमारे भारत के अंदर लोकसभा के सदस्यों के निर्धारित की गई। पहली योग्यता क्या रहेगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु 25 वर्ष। इसमें आपको ये आयु पूछी जा सकती है कि लोकसभा का सदस्य चुना जाने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 ईयर। राज्यसभा का सदस्य पूछे तो 30 ईयर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूछे तो 35 ईयर। 35 साल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, 30 साल राज्यसभा और लोकसभा के लिए 25 साल आयु निर्धारित करी गई। आगे हम पढ़ेंगे नगर पालिका, वहां पर 21 साल, ये 21 साल व्यक्ति, अब जो चुनाव होने वाले नगर पालिका के, इसके लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बताऊंगा कि राजस्थान में नगर पालिका और उनका स्वरूप क्या है, वो सारा बताऊंगा। तो उससे पहले आपको जानना है कि इनकी आयु क्या है। तो आप एक टेबल बनाएं जिसमें आप देखिए कि किस उम्मीदवार को कितनी आयु प्राप्त करने के बाद वो चुनाव लड़ सकता है। अब हम देखते हैं लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी। लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। कौन से पदाधिकारी हैं, क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा में लोकसभा का गठन होने के बाद पहला ही पदाधिकारी कौन बनता है, तो वह बनता है प्रोटेम स्पीकर, जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, नंबर फर्स्ट आता है आपके अधिकारी, आप देखेंगे प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, क्या नाम है पहले अधिकारी का, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अगला अधिकारी हम देखेंगे प्रोटेम स्पीकर। पहला अधिकारी है प्रोटेम स्पीकर। कौन होता है, लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। पहली बात क्या ध्यान रखनी, लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य को
वरिष्ठतम सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 95 संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत की जाती है। यह लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। यह क्या करता है? लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला का केवल एक बैठक हो, ज्यादा नहीं। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष आ जाएगा। तो यह क्या करता है? यह लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? अगला काम है, प्रोटेम स्पीकर काम क्या करता है? तो जितने भी सांसद लोकसभा में चुनकर आते उसको शपथ दिलाता है। अगला काम, लोकसभा सांसदों को, एमपी को, लोकसभा सांसदों या जैसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को शपथ दिलाता है। पहली बात। उसके बाद यह क्या करता है? यह स्थायी अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करता है। जब लोकसभा के लिए 5 वर्ष के लिए स्थायी अध्यक्ष का चयन किया जाना होता है तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस का संचालन कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन किया जाता है। तो इसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली बात आएगी, इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था और वर्तमान में जो आपके 18वीं लोकसभा हुई है इसमें प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? तो प्रथम लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर को बनाया गया। वही भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। और 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर, 18वीं वर्तमान का मतलब है अब अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया। तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम कौन थे आपके? प्रथम लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने आपके? जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है इनका पूरा? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और वर्तमान 18वीं कौन सी? वर्तमान 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो नाम आता है उनका भर्तृहरि मेहताब।
ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये अपने हो गया प्रोटेम स्पीकर का पूरा। ये आप में इसमें से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं विद्यार्थियों। देखो वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न आ रहा है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट आएंगे जिसमें आपको आएगा एक सत्य या असत्य का चयन करो, तो सारे की सारी गाड़ी पटरी से उतर ना जाए, इसलिए आपको एक एक कंटेंट को डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटेम स्पीकर के बाद पहला अधिकारी प्रोटेम स्पीकर, अगला दूसरी बैठक में कौन आता है? अध्यक्ष। तो अब देखेंगे हम नंबर दूसरा अधिकारी। नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? तो इसका चयन लोकसभा के सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा और उसके आधार होता है। यह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, यानी प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। इसका चयन मैंने अभी बताया लोकसभा सदस्यों में से होता है। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, वही लोकसभा के सदस्यों वाले। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं आ जाता। उसके बाद इसके क्या कार्य, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसका चयन लोकसभा सदस्यों में से होता है। अगली बात, ये क्या होता है? सदन का पीठासीन अधिकारी एवं सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगली बात, इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए आपकी? तो आयु पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष आयु आपकी होनी आवश्यक है। उसके बाद आप देखेंगे इसकी अवधि कितनी होगी, कार्यकाल। तो कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष या तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी न आ जाए। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। लोकसभा का अध्यक्ष, बाकी पूरी लोकसभा भंग हो जाएंगे, सारे के सांसद घर चले जाएंगे, लेकिन नया लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आएगा जब तक पुराना लोकसभा अध्यक्ष अपने पद को नहीं छोड़ेगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी। अब आता है कि ये प्रमुख काम क्या करता है। कार्य में आप देखेंगे यह सदन की बैठक बुलाता है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उसका संचालन करता है, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, तो अनुच्छेद 118 के तहत उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता पर प्रश्न है तो उस पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। जैसे किसी मंत्री ने दल बदल कर दिया है और वह अयोग्य हो गया है संसद के, तो उस पर निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद लोकसभा में अगर बराबर मत हो जाते किसी विषय को लेकर तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। अगर 100-200 मत आ गए तो एक निर्णायक मत कौन देता है? आपके लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य पत्राचार का काम करता है कौन? पत्राचार का मतलब होता है
संसद की बात राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति की बात संसद तक पहुंचाने का काम किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष शीघ्र अतिशीघ्र लोकसभा में उसकी सूचना देता है और फिर वो अपने पद से त्याग पत्र मतलब मुक्त हो सकता है। तो अब हम देखेंगे इसके प्रमुख बातें, लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख बातें, है ना। प्रमुख बातें, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, सदन मतलब लोकसभा की बैठक बुलाता है, सदन की बैठक बुलाता है। उसके बाद एवं उसकी अध्यक्षता करता है, ये पहली बात करता है। उसके बाद अगली बात क्या आएगी? यह लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। अगला आता है लोकसभा कार्यवाही का संचालन करता है। उसके बाद अगला क्या आएगा इसमें? अगर लोकसभा में कोई विधेयक आया है और उस पर यह देखा जाता है कि क्या वो धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, उस पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस प्रश्न पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अगली बात देखनी है आपको इसमें, कोई विधेयक या कानून, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस प्रश्न पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आपको बात ध्यान रखनी। उसके बाद क्या होती है? संसद की, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? आपको यह भी ध्यान होना चाहिए संयुक्त बैठक है क्या। जब कोई ऐसा विधेयक यानी सामान्य विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने उसको अपने पास रोक के रख दिया है और 6 माह से अधिक समय हो गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत उस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संविधान के अनुच्छेद 118 में कहा गया है कि अगर लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो वह पूरी संयुक्त बैठक होती है। अगला आता है दल बदल के आधार पर यदि किसी सदस्य की निरर्हता पर या अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अगली बात है, यदि 10वीं अनुसूची में वर्णित दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता
या अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। अगला आता है जब लोकसभा में कोई विधेयक आता है और सभी सदस्य बराबर मत दे देते हैं, आधे सदस्यों ने पक्ष में दे दिया, आधे ने विपक्ष में, तो बराबर मत की स्थिति में जो निर्णायक मत होता है वह मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। सामान्यतः हालांकि मत नहीं देता, लेकिन अगर मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। वो किसी भी पक्ष में दे सकता है। तो अगला आता है निर्णायक मत देने की शक्ति। निर्णायक मत प्रदान करना। सामान्यतः किसी विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देता है, लेकिन अगर बराबरी की स्थिति आती है तभी निर्णायक मत देता है। अगली बात आती है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य पत्राचार का काम करता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, यह संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य संचार का कार्य करता है। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये आपके लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। आप देखेंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था और वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। दो बातें अभी शेष रह गई है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो ये मैंने आपको नाम बताया था, जीवी मावलंकर। क्या नाम है आपके? गणेश वासुदेव, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीवी मावलंकर। ये आपको नाम ध्यान रखना है। जीवी मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अब आता है वर्तमान 18वीं लोकसभा अध्यक्ष। तो अपने राजस्थान के कोटा का नाम सुना होगा। कोटा से ओम बिरला जी है जो वर्तमान में लोकसभा के अपने अध्यक्ष है, जो दूसरी बार चुने गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ओम बिरला। और ये कहां से है आपके? तो अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कोटा से। तो कोटा से, और ये कितनी बार? तो आपको देखना है दूसरी बार, 2 बार बन चुके हैं। इस प्रकार से हमने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में देखा। एक महत्वपूर्ण पद लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष। अगला आता है लोकसभा का उपाध्यक्ष, नंबर 3। लोकसभा उपाध्यक्ष।
ठीक है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में क्या देखना है कि इसका चयन सदस्यों में से होता है। इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 5 वर्ष कार्यकाल है, कार्यकाल पूरा होता है ये अपने पद से, ऐसा नहीं कि उत्तराधिकारी, इसमें ऐसा नहीं है। उसके बाद अध्यक्ष जब अनुपस्थित रहता है तो यह लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र देता है। वो सेम की सेम बात है जो अध्यक्ष वाली है। तो इसके बारे में हम जल्दी से देखते हैं ये क्या काम करता है। तो पहले हमने देखेंगे इसमें लोकसभा सदस्यों में से चयन होता है। लोकसभा सदस्यों में से बनाया जाता है। दूसरी बात, आयु कितनी होगी? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की आयु 25 साल होनी चाहिए, 25 ईयर। अवधि कितनी होगी इनकी? तो इसका कार्यकाल होता है आपके 5 वर्ष। अगली बात, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता। ठीक है। तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में क्या करता है? बैठकों की अध्यक्षता करता है। और ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। यह अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करता है। उसके बाद वर्तमान में और प्रथम कौन था? तो प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष था अनंत संयम अय्यर। क्या नाम है? अनंत संयम अय्यर। तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे आपके अनंत संयम अय्यर। और वर्तमान कौन है? वर्तमान यह पद रिक्त है। वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन नहीं है। तो वर्तमान पद क्या है? रिक्त पद, रिक्त। ये बातें आपको लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में आपको जाननी आवश्यक है। अब अगला आता है चौथा महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जिसे क्रम के आधार पर हम कहते हैं तीसरा, लेकिन हम मानते हैं चौथा। चौथा कौन सा रहेगा आपके? लोकसभा महासचिव। कौन सा पद है आपके? लोकसभा महासचिव। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के महासचिव की। तो लोकसभा महासचिव जो लोकसभा का सचिवालय होता है उसका प्रमुख अधिकारी होता है, लोकसभा का महत्वपूर्ण सलाहकार होता है और इसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ सलाह मंत्रणा करने के बाद। लोकसभा के महासचिव का अधिकतम कार्यकाल होगा, उसकी आयु जब तक 62 वर्ष है, उससे समय से पहले निकाल सकते हो, लेकिन उसकी अधिकतम आयु 5 वर्ष का कोई कार्यकाल लोकसभा के महासचिव का निश्चित नहीं है। और उसकी आयु जब तक 62 वर्ष नहीं होती तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। और वह उत्तरदायी किसके प्रति होता है? लोकसभा का महासचिव अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष चाहे उसे किसी भी समय निकाल सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है। पहली बात आप देखेंगे, यह लोकसभा सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है। उसके बाद सदन का प्रमुख
सदन का प्रमुख सलाहकार होता है। दूसरी बात, तीसरी आती है इसकी नियुक्ति यानी लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आपके लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष किसके साथ परामर्श करता है? तो आप देखेंगे परामर्श दो व्यक्तियों के साथ करता है। उसके बाद महासचिव नियुक्त होगा। परामर्श किसके साथ करेगा? ये एक तो करेगा प्रधान मंत्री से परामर्श, और दूसरा परामर्श होगा नेता प्रतिपक्ष। तो ये सवाल आ सकता है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा किस से परामर्श करने के बाद की जाती है? तो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श करने के बाद लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब आता है यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप देखें, यह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अवधि कितनी है? अवधि 62 वर्ष आयु तक। इससे पहले लोकसभा का अध्यक्ष हटा सकता है, लेकिन जब तक इसकी आयु 62 वर्ष ना हो जाए तब तक ये लोकसभा का महासचिव रह सकता है, अगर इसको हटाया ना जाए। हटाने के बाद ऐसा होता है 62 वर्ष आयु तक ये क्या रहता है? लोकसभा का महासचिव रह सकता है। उसके बाद आपको देखना है कि प्रथम कौन था और वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है। तो हम देखेंगे प्रथम लोकसभा का महासचिव था M.N. कोल। क्या नाम है? M.N. कोल, ठीक है। और वर्तमान में है आपके उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। ये आपके सामने लोकसभा का पूरा महासचिव मैंने बताया। ये महासचिव के संबंध में भी सवाल आ जाते हैं, क्योंकि महासचिव जो होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, ये बारी बारी से राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, उसकी ऑडिटिंग अधिकारी होते, चुनाव का नेतृत्व करते। इस प्रकार से इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला आता है नेता प्रतिपक्ष। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होता है, नेता विपक्ष भी होता है। उसके बारे में भी हमें देखना है। उसके दो पदाधिकारी हम और देखेंगे, पक्ष और प्रतिपक्ष। तो पांचवा अधिकारी हम देखेंगे, नंबर 5, सदन का नेता। क्या देखना है? सदन का नेता। इसमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि सदन का नेता वही व्यक्ति होता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। उसका एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा सदन का नेता, जैसे कि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से, तो लगभग वही सदन का नेता होता है। जैसे वर्तमान में मोदी जी ही सदन के नेता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना जाता है तो सदन का नेता प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को चुना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सदन का नेता कौन होगा। लोकसभा में बहुमत दल का सदस्य ही हो सकता है, विपक्ष का नहीं होगा। और अगला पद आता है आपके नंबर 6, सदन का नेता प्रतिपक्ष। देखिए विद्यार्थियों, प्रारंभ में नेता प्रतिपक्ष शब्दावली हमारे संविधान के अंदर नहीं थी, लेकिन बाद में व्यवस्था अपने भारत में नहीं थी, लेकिन बाद में 1969 में अपने भारत के अंदर नेता प्रतिपक्ष पद को इसलिए जोड़ा गया ताकि जब सरकार अपने कार्यों को करती है तो सरकार के कार्यों की निगरानी करने के लिए उसके सामने
एक छाया के रूप में उसको ध्यान रखने वाला अधिकारी होना चाहिए। तो सरकार के कार्यों पर निगरानी कौन रखेगा, उसके कार्य की गलतियों के बारे में बताएगा कौन? तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है वह सरकार के कार्यों पर पूरी तरह निगरानी रखता है। जहां गलती करता है नेता प्रतिपक्ष सरकार को बात बता देता है। तो सदन का नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको क्या चाहिए? तो अगर दो पार्टियां हैं, जैसे लोकसभा में एक होगा नेता और एक नेता प्रतिपक्ष। नेता बनने के लिए आपको लोकसभा में बहुमत चाहिए, लेकिन अगर आपको उस नेता के सामने, सरकार के सामने नेता प्रतिपक्ष बनना है तो जितने भी लोकसभा के सदस्य उसका 1/10 यानी 10वां भाग, लोकसभा के सदस्यों का 10वां भाग आपके पास सदस्य होने आवश्यक है, तब ही आपकी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बन सकता है। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग सीटें होनी चाहिए। मतलब कितनी सीटें होगी? आप देखें कि भाई आपको नेता प्रतिपक्ष बनता है तो वर्तमान में कितनी सीटें है, तो इसका 10वां भाग निकाल दीजिए। वर्तमान में कितनी सीटें है, तो हम देखते हैं वर्तमान में 543 सीटें हैं, भाग दिया 100 से, और यहां पर हमें क्या करना है, गुणिया 10। तो मतलब आप देखेंगे इसमें आता है आपके 54.3, यानी अगर आपके पास 55 सांसद आपके लोकसभा में हैं तो आप क्या बन जाओगे, नेता प्रतिपक्ष। वर्तमान में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष देखने को मिलते हैं। अब आता है जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो किसके समान होता है, तो कैबिनेट मंत्री के समान होता है। तो अगली बात देखेंगे इसमें, यह पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको जो वेतन भत्ता मिलता है ना, वो कैबिनेट मंत्री के भांति ही मिलता है। अब आता है कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष कब बना, तो देखो विद्यार्थियों 1969 से पहले भारत के अंदर नेता विपक्ष का कोई प्रावधान नहीं था। 1969 में पहली बार राम सुभग सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, सितंबर 1969 में। तो अब देखते हैं प्रथम नेता प्रतिपक्ष। प्रथम नेता प्रतिपक्ष कब बना, तो आपको देखना है 1969 में। कौन बना, राम सुभग सिंह। ये इसको नाम ध्यान रखना है कि लोकसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन था, राम सुभग सिंह। और वर्तमान में कौन है आपके, तो आपको नाम ध्यान ही है, कांग्रेस का एक महान नेता जो युवाओं के बारे में खूब काम करता है, राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी वर्तमान में हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है जो सरकार के सामने डिबेट करता है। इस प्रकार से हमने आज लोकसभा के बारे में देखा। आगे हम सत्र, सत्रावसान, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में, विधायी प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली ही क्लास में।